गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ विपुल कुमार परेवा। आज का मेरा टॉपिक है जैव भू रासायनिक चक्र, बायो जियो केमिकल साइकिल। किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले उस टॉपिक के बारे में उसकी मीनिंग आनी चाहिए कि मीनिंग क्या कह रही है। जब तक ये मीनिंग समझ में नहीं आएगी, आगे का लेसन आपके समझ में नहीं आएगा। तो पहले लेसन को चालू करने से पहले हम इसका शाब्दिक अर्थ समझते हैं कि ये कहना क्या चाहता है। जैव भू रासायनिक चक्र 4 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, बायो प्लस जियो प्लस केमिकल और प्लस साइकिल। ये 4 शब्द आपस में मिलकर बने हैं जैव भू रासायनिक चक्र। अब समझिए, हम ये सब इकोलॉजी के अंदर पढ़ रहे हैं। इकोलॉजी के अंदर मैंने आपको शुरू से अब तक ये समझाया है कि पदार्थों का अंतर प्रवाह चक्रण होता है। जैविक कारक हो चाहे अजैविक कारक हो, जैविक के अंदर जैसे सजीव हैं, वनस्पति जात है, मनुष्य है, ये प्रकृति से चीज़ें ले रहे हैं, प्रकृति को चीज़ें वापस लौटा रहे हैं। इन सारे क्रम के अंतर्गत जो रसायन होते हैं, लगभग 40 प्रकार के रासायनिक तत्व होते हैं जो कि जीवन काल में जिनकी आवश्यकता होती है। इनमें जो रासायनिक तत्व होते हैं जो अधिक मात्रा में मिलते हैं उनको वृहत मात्रिक तत्व कहते हैं, जो कम मात्रा में आवश्यक होते हैं उनको सूक्ष्म मात्रिक तत्व कहते हैं। कहने का मतलब है प्रकृति में बहुत सारे रसायन हैं, लेकिन हमें हमारे दैनिक जीवन में जिन जिन रसायनों की आवश्यकता होती है उन रसायनों को 40 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है, जिसमें से 20 नेसेसरी है, अनिवार्य, कि हाँ साहब ये हमको बहुत ज़्यादा चाहिए। अब इनकी उपलब्धता के आधार पर जिनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है उनको वृहद मात्रिक कहते हैं और जिनकी कम होती है उनको सूक्ष्म मात्रिक कहते हैं। अब ये रसायन हमारे जीवन में किस प्रकार से प्रवेश करते हैं, किस प्रकार से बाहर निकलते हैं, ये एक जगह स्थिर नहीं रहते, इनका लगातार चक्रण चलता रहता है। फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए ऑक्सीजन, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड, चाहे हाइड्रोजन, चाहे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमें आवश्यक होती है, लेकिन ये हमको प्रकृति से मिलती है और अंततः एक चक्रण पूरा करने के बाद में ये पुनः प्रकृति में मुक्त कर दी जाती है। इस प्रकार से चीज़ों का जैव भू रसायन और चक्र जैविक सदस्यों हेतु भूमंडल के अंदर रसायनों का जो चक्रण होता है उसे जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। एक बार पुनः रिपीट कर रहा हूँ, जैव मंडल में और स्थल मंडल में, एनवायरनमेंट में और लिथोस्फीयर जो अपनी ज़मीन है, इसके अंदर रसायनों का एक क्रम लगा रहता है। इसमें आते हैं जाते हैं तो वो एक साइकिल बन जाती है। इसे एक जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। जैव भू रासायनिक चक्र में कोई भी तत्व स्थिर नहीं होता है, ये सब क्रम से चलते रहते हैं। इन चक्रणों को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है सक्रिय या चक्रण कुंड और दूसरा है भंडार। सक्रिय या चक्रण कुंड वो होते हैं जो लगातार एक्टिव फॉर्म में रहते हैं, हमेशा रुकते नहीं हैं और सर्किल के अंदर लगातार चलते रहते हैं, एक तत्व से दूसरे तत्व में, और फिर उसका रिसाइकलिंग होता रहता है। भंडार वो होता है जिसमें स्टोरेज होता है, जैसे मान लीजिए फास्फोरस की चट्टानें होती हैं, सल्फर की चट्टानें रहती हैं, तो ये एक जगह स्टोर भी हो सकता है बहुत ज़्यादा मात्रा में। इसी प्रकार से चक्रों की प्रवृत्ति के आधार पर इनको 2 भागों में बांटा गया है। एक तो होता है गैसीय चक्र और दूसरा होता है अवसादी चक्र। जो तत्व गैस के फॉर्म में रहते हैं, सीधा सीधा नाम से पता चल रहा है, गैसीय स्टेज में जो तत्व रहते हैं उनका चक्रण गैसीय चक्रण कहलाता है, और जो स्टोर या ठोस अवस्था में कहीं एकत्रित रहते हैं उनको अवसादी चक्र कहते हैं।
इस प्रकार से टॉपिक के अंतर्गत हमको इतना तो समझ में आ गया कि जो रासायनिक तत्व हैं उनका जो चक्रण है उस चक्रण का अध्ययन हम इस टॉपिक के अंतर्गत करेंगे। अब इसमें हम देखिए हमारे जो सिलेबस में 4-5 प्रकार के चक्र दिए गए हैं। आज हम बात करेंगे सबसे पहले जल चक्र की। जल चक्र में आपके H2O आ जाएगा। इसके अंदर हाइड्रोजन आयन का भी चक्रण स्पष्ट रूप से समझाया गया है। जो हाइड्रोजन आयन होते हैं उनका चक्र किस तरीके से पृथ्वी पर चलता है या वो हमको किस रूप में मिलते हैं। आप लोगों को अच्छे से पता है कि मनुष्य के शरीर का लगभग 80% भाग जल से निर्मित होता है। यदि जल नहीं है तो जीवन नहीं है। आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि जल एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, सार्वत्रिक विलायक है। हमारे शरीर में सारे काम जल के बिना संभव नहीं हो सकते। यदि वाटर नहीं है तो जीवन ही नहीं है। अब ये जल हमको किस रूप में और किस प्रकार से हमें प्राप्त होता है उसके लिए आप देखिए। सबसे पहले सूर्य, ये मान लीजिए सूर्य एक आग का गोला है। यहाँ नीचे पानी भरा हुआ है, समुद्र में, तालाब में, नदी में, किसी में भी पानी भरा हुआ है। पानी के कई रूप होते हैं। सूर्य की जो विकिरणें निकलती हैं या किरणें निकलती हैं, ये सूर्य के किरणें जब यहाँ पानी के ऊपर गिरेंगी तो इनको सूर्य तप कहते हैं। सूर्य की किरणें, यह सूर्य का ताप जो पानी के ऊपर गिरेगा, फलस्वरूप पानी से वाष्प निकलेगी। सूर्य की अत्यधिक गर्म किरणों की वजह से संचित जल जो कि पृथ्वी पर या स्थलमंडल पर उपस्थित होता है, इसके कई रूप हैं। सागर हो सकता है, नदी हो सकती है, तालाब हो सकता है, कोई भी पानी का स्रोत हो सकता है। जब ये सूर्य की किरणें इसके ऊपर गिरेंगी तो गिरने के फलस्वरूप वाष्प बनेगी। वाष्प बनने के बाद में ये रूप ले लेंगी बादल का। बादल हवा के साथ उड़ता हुआ वायु के साथ ये गति करेगा। गति करने के फलस्वरूप जहाँ ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, जहाँ ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है वहीं पर ये फिर वाष्पन बरसात के रूप में बरसात के रूप में ये पृथ्वी पर गिरता है। अब देखिए बरसात के रूप में, चाहे ओस के रूप में, चाहे हिम के रूप में, ओले गिर रहे साहब, बारिश हो रही है, ओस हो रही है, कई प्रकार के प्रक्रम के फलस्वरूप ये जो बादल थे ये पृथ्वी पर वापस बरस जाते हैं। अब कहने का मतलब ये है कि जहाँ से कहानी चालू हुई जल से, ये जल आसमान में जाकर पुनः पृथ्वी पर वापस आ जाएगा। जैवमंडल हो गया ऊपर, बादल, सूर्य, ये सारे। स्थलमंडल हो गया, हाइड्रोजन जो चक्र है वो चल रहा है, जैव भू रासायनिक चक्र। मेरे हिसाब से आपके बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया होगा। बिल्कुल आसान है। सूर्य तप के फलस्वरूप पानी का वाष्प बनकर ऊपर जाना, हवा के साथ बादलों की गति का होना, और जो ही कहीं भी उच्च दाब या निम्न दाब बन रहा है, ह्यूमिडिटी के कारण बारिश वहाँ पर संभव हो जाती है। फलस्वरूप जो जल था वो पुनः चक्रण के फलस्वरूप वापस पृथ्वी पर आ जाएगा। ये हो गया अपना जल चक्र। सेकंड देखिए ऑक्सीजन साइकिल। ऑक्सीजन चक्र, ऑक्सीजन जिसे हम प्राणवायु भी कहते हैं। आप लोग भली भांति जानते हैं कि श्वसन की प्रक्रिया में हम जिस गैस का इस्तेमाल करते हैं वो है ऑक्सीजन। अब ये ऑक्सीजन हमको कहाँ से प्राप्त होती है? क्योंकि हमें ये भी पता है कि वातावरण के अंदर रहती है, लेकिन वातावरण से हमारे अंदर कैसे आ रही है, फिर इसका क्या रूप बन रहा है, वो सारी चीज़ें हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं। हरे पादप सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पर्णहरित वर्णक की सहायता से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इस संपूर्ण प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अब ये किस प्रकार है देखिए, 6CO2 plus 6H2O in the presence of sunlight and chlorophyll वर्णक
ही जस्ट कन्वर्ट इनटू C6H12O6 प्लस 6O2। ये सूत्र आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। प्रकाश संश्लेषण का यूनिवर्सल फॉर्मूला है कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल के अणु सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल वर्णक की सहायता से एक तो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, प्लस हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। ये ऑक्सीजन जब पादप से निकलती है तो इसको मनुष्य ग्रहण करता है। मनुष्य क्या, सारे ही जीवजात जितने भी हैं जो कि श्वसन के रूप में ऑक्सीजन लेते हैं, वो इस गैस का इस्तेमाल करते हैं। फलस्वरूप इनटेक O2 एंड आउटटेक CO2, श्वसन के प्रक्रम के अंतर्गत ऑक्सीजन को लिया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को निर्मुक्त किया जाता है। इस प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड के प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया की फलस्वरूप ऑक्सीजन का निर्माण होता है। हम हमारे दैनिक जीवन में श्वसन की प्रक्रिया के फलस्वरूप इस ऑक्सीजन को ग्रहण करके फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करते हैं। यह क्रम लगातार चलता रहता है। इसी में एक तीसरा क्रम है कार्बन डाइऑक्साइड चक्र, CO2 साइकिल। ये हो गया आपका ऑक्सीजन चक्र और ये हो गया आपका CO2 चक्र। CO2 चक्र भी आप चाहो तो इसी सूत्र के माध्यम से दिखा सकते हो कि साहब CO2 के फलस्वरूप O2 बनी और O2 के फलस्वरूप CO2। इसके अलावा भी CO2 के अन्य स्रोत हो रहे हैं, जैसे मान लीजिए ईंधन का जलना, मान लीजिए जीवाश्म जो हमें प्राप्त हो रहे हैं, उन जीवाश्मों के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बोनेट्स की मात्रा बहुत अत्यधिक होती है। दैनिक जीवन में काम आने वाले जितने भी वाहन हैं, पेट्रोल से चलने वाले, चाहे डीजल से चलने वाले, चाहे ऑयल लुब्रिकेंट से, चाहे केरोसिन, डामर, जो भी चीज़ें हैं प्राकृतिक संसाधन की जिनमें कि कार्बन उपस्थित रहता है, ये कार्बन जब प्रकृति में हमको प्राप्त होता है, हम इनका उपयोग करते हैं और इनके दहन के फलस्वरूप अंत में ये वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त कर दी जाती है। इस प्रकार यह लगातार चक्रण चलता रहता है। आज के अध्याय में हमने जल चक्र के बारे में पढ़ा, ऑक्सीजन चक्र के बारे में पढ़ा, कार्बन डाइऑक्साइड चक्र के बारे में पढ़ा। इससे आगे के जो वीडियो आएगा उसके अंदर हम नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर चक्र के बारे में अध्ययन करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो अभी तक पढ़ा है वो समझ में आएगा। घर पे रहकर इसका अध्ययन कीजिए ताकि इसका वास्तविक स्वरूप आपके मानस पटल पर क्लियर हो पाए। और आपको जो टेस्ट दिया गया है उस टेस्ट को आप ज़रूर सॉल्व करें। इसके फलस्वरूप आपकी अटेंडेंस का भी तय होगा कि भाई आप लोग सजगता से ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।